So welcome back to this session of UPSC Prelims PYQ of 2022 for UPSC Civil Services Examination। 2022 में यूपीएससी प्रीलिम्स में एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सेक्शन से अबाउट 14 to 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इन्हीं क्वेश्चंस का इस सेशन के अंदर डिटेल डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सर्टेन स्पीसीज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिम्स आर वेल नोन एज कल्टीवेटर्स ऑफ फंगाई? आंट, कॉकरोच, क्रैब, स्पाइडर। इनमें से कौन सा स्पीसीज है जो फंगाई के कल्टीवेशन के लिए जानी जाती है? करेक्ट आंसर इज ए, आंट। सो लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन। लीफ कटर ants एटिनी ट्रैप आर फेमस फॉर their symbiotic relationship with fungi। लीफ कटर आंट ये फंगाई के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के लिए फेमस है। दे हार्वेस्ट लीव्स नॉट टू ईट देम बट टू यूज देम एज substrate to grow a specific type of fungus which serve as their primary food source। लीफ कटर आंट्स और एटिनी ट्राइब आंट जो होती हैं ये लीव्स को ईटिंग करने के लिए कलेक्ट नहीं करती हैं। वो इसलिए कलेक्ट करती है सो दैट इन लीव्स पर स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंगस ग्रो हो सके, बिकॉज ये आंट इस फंगस से फूड टेकिंग करती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विद रेफरेंस टू इंडियन लॉज अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोडक्शन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वाइल्ड लाइफ प्रोडक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, स्पेशली वाइल्ड लाइफ प्रोडक्शन एट 1972 से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। थ्री स्टेटमेंट गिवन है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फाइंड करना है। विल्ड एनिमल्स आर द सोल प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट। विल्ड एनिमल्स गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। स्टेटमेंट टू, when a wild animal is declared protected, such animal is entitled for equal protection whether it is found in protected areas or outside। किसी एनिमल को अगर प्रोटेक्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है देन वो एनिमल चाहे वो प्रोटेक्टेड एरिया में है या आउटसाइड है उसको इक्वल प्रोटेक्शन गिवन किया जाता है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। स्टेटमेंट थ्री, apprehension of a protected wild animal becoming a danger to human life is sufficient ground for its capture or killing। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि कोई एनिमल अगर ह्यूमन लाइफ के लिए डेंजर होता है देन उसको कैप्चर करके किलिंग किया जा सकता है और ये सफिशिएंट ग्राउंड है, बट ऐसा नहीं है। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट के वाइल्ड लाइफ वार्ड से परमिशन टेकिंग करनी होती है। सो स्टेटमेंट थ्री इज इनकरेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज ए, ओनली वन एंड टू इसके करेक्ट स्टेटमेंट है। इस क्वेश्चन का थोड़ा डिटेल एनालिसिस करेंगे बिकॉज इस तरह का जो क्वेश्चन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कुछ एक्स्ट्रा चीजें हम इस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करेंगे, सच एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोडाइवर्सिटी पार्क, ये सब इस क्वेश्चन के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाई स्टेटमेंट वन इज करेक्ट? अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 wild animals are considered government property। Why statement 2 is correct? The status of a protected animal, Schedule 1, remain the same regardless of whether it is inside a national park or in farmer's field। किसी एनिमल को शेड्यूल 1 के अंदर अगर प्रोटेक्शन गिवन किया जाता है देन वो एनिमल नेशनल पार्क के अंदर है, फार्मर फील्ड में है, उसको इक्वल प्रोटेक्शन गिवन की जाती है। वह स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट। Mere apprehension is not enough. The chief wildlife warden must be satisfied that the animal has become dangerous to human life or is disabled or deceased beyond recovery। कोई एनिमल अगर ह्यूमन लाइफ के लिए डेंजर है देन उसको किल या कैप्चर करने के लिए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से परमिशन टेकिंग करना होता है। अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972, WPA एक्ट 1972। WPA Act enacted in 1972 protect wild animals, birds and plants। वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया में 1972 में WPA एक्ट इनेक्ट किया गया। कोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस एक्ट, प्रोहिबिट हंटिंग ऑफ लिस्टेड स्पीसीज। WPA एक्ट 1972 के अंदर पहले 6 शेड्यूल हुआ करते थे बट प्रेजेंट में आई थिंक 4 शेड्यूल हैं। इन शेड्यूल के अंदर जो भी स्पीसीज हैं उनको प्रोहिबिट करना इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है।
एस्टेब्लिश एंड मैनेज प्रोटेक्टेड एरियाज सच एज नेशनल पार्क, सेंचुरीज। इंडिया में जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज सच एज नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज हैं, इन सभी को मैनेज करना, प्रोटेक्ट करना इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है। रेगुलर ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ एंड वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट, वाइल्ड लाइफ एंड वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट का जो ट्रेड होता है, उसको मैनेज करना भी इसके ऑब्जेक्टिव का पार्ट है। द न्यू शेड्यूल सिस्टम 2022 में डब्ल्यूपीए एक्ट 1972 के अंदर कुछ अमेंडमेंट किए गए। इन अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग शेड्यूल को किस तरह से रिड्यूस किया गया। Previously, there was sixth schedule. The 22 amendment rationalized them into four to align with CITES, Convention on International Trade in Endangered Species. Previously, WPA एक्ट के अंडर सिक्स शेड्यूल हुआ करते थे, बट 2022 में अमेंडमेंट करके इसको फोर तक रिड्यूस किया गया। फोर तक रिड्यूस करने का जो रीजन यहाँ पर है वो ये है कि इसको साइट्स के साथ अलाइन करना था। साइट्स मीन्स कॉन्वेंशन और इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज। साइट्स मेनली एंडेंजर्ड स्पीसीज के इंटरनेशनल ट्रेड को डील करता है। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 एंड शेड्यूल 4 के अंदर कौन-कौन से प्रोडक्शन लेवल एंड कौन-कौन से एनिमल्स हैं, इससे रिलेटेड ये टेबल है। शेड्यूल 1 हाईएस्ट प्रोडक्शन का ये शेड्यूल है। इसमें टाइगर, एलिफेंट, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लायन टेल्ड मकाक इंक्लूड है। शेड्यूल सेकंड हाई प्रोडक्शन, हाईएस्ट और हाई दोनों में डिफरेंस है। शेड्यूल सेकंड हाई प्रोडक्शन, इसमें स्पीसीज विद सिग्निफिकेंट बट स्लाइटली लोअर कंजर्वेशन प्रायोरिटी। शेड्यूल 3 प्रोटेक्टेड प्लांट स्पीसीज, रेड सैंडल्स, पिचर प्लांट, नीला कुरिंजी। शेड्यूल 3 के अंदर मेनली प्लांट स्पीसीज को कवर किया गया है। शेड्यूल 4 साइट्स लिस्टेड स्पीसीज, जो भी स्पीसीज साइट्स में लिस्टेड है उन्हें इंडिया के वाइल्ड लाइफ प्रोडक्शन एक्ट शेड्यूल 4 के अंदर मेंशन किया गया है। ये वो स्पीसीज हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड के रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट जिन्हें होती है। प्रोटेक्टेड एरियाज, द एक्ट एम्पावर द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिक्लेयर 5 टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज। डब्ल्यूपीए एक्ट स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को 5 टाइप के प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर करने की पावर गिवन करती है। नंबर 1 नेशनल पार्क डिक्लेयर करने की पावर गिवन करती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व, टाइगर रिजर्व की स्टेचुटरी बॉडीज। इस एक्ट के अंडर कुछ हाई लेवल ऑर्गेनाइजेशंस एस्टेब्लिश किए गए हैं इंडिया में, सच एज नंबर 1 नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, नंबर 2 स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, नंबर 3 सेंट्रल जू अथॉरिटी, नंबर 4 नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए, नंबर 5 वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। ये कुछ हाई लेवल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डब्ल्यूपीए एक्ट 1972 के अकॉर्डिंग सेटअप किए गए हैं। इम्पोर्टेंट प्रोविजंस और क्या किए गए हैं इस एक्ट के अंदर। प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट, जितना भी इंडिया में वाइल्ड एनिमल्स हैं वो गवर्नमेंट के प्रॉपर्टी हैं। हंटिंग इन एरियाज में हंटिंग प्रोहिबिट किया गया है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन अगर किसी एनिमल को हंट करना या कैप्चर करने से रिलेटेड कुछ गाइडेंस रिलीज करनी है, देन चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन रिलीज कर सकता है। एलिफेंट, द 2022 amendment made a controversial change allowing the transfer of transport of live elephant for religious or any other purpose by a person having a valid certificate or ownership। अगर किसी पर्सन के पास वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप है, देन पर्सन एलिफेंट को रिलीजियस और एनी अदर पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोडाइवर्सिटी पार्क, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेशनल पार्क्स आर एरियाज ऑफ हाई इकोलॉजिकल, जियोमॉर्फोलॉजिकल और जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। नेशनल पार्क जो होते हैं वो हाई इकोलॉजिकल, जियोमॉर्फोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस इनका होता है। दे आर नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। जितने भी नेशनल पार्क होते हैं ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टू प्रोटेक्ट द एंटायर इकोसिस्टम, फ्लोरा, fauna, landscape and historical objects. Restriction level highest, no human activity is allowed. Grazing of livestock and private land rights are completely prohibited.
Boundaries are fixed by legislation and cannot be altered except by resolution passed by the state legislature. नेशनल पार्क की अगर बाउंड्री को अल्टर करने के लिए स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किए गए रेजोल्यूशन के थ्रू ही इसको अल्टर किया जा सकता है। एग्जांपल, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, also notified under the Wildlife Protection Act 1972, but with a more specific focus objective, usually created to protect a particular species. पर्टिकुलर स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल अ बर्ड सेंचुरी और अ टर्टल सेंचुरी। रेस्ट्रिक्शन लेवल मॉडरेट, इस पे जो रेस्ट्रिक्शन है वो मॉडरेट है। सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्शन यहाँ नेशनल पार्क के अंदर होता है। सडन ह्यूमन एक्टिविटी आर अलाउड, इसमें कुछ एक्टिविटी अलाउड है सच एज टिम्बर हार्वेस्टिंग और कलेक्टिंग माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, प्रोवाइड दे डू नॉट इंटरफेयर विद वाइल्ड लाइफ। राइट्स, सम प्राइवेट लैंड राइट्स कैन एग्जिस्ट इनसाइड अ सेंचुरी, सेंचुरी के अंदर कुछ प्राइवेट लैंड राइट्स एग्जिस्ट हो सकते हैं। ग्रेजिंग में भी अलाउड बाय चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन अगर परमिट करता है देन ग्रेजिंग भी अलाउड किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भरतपुर बर्ड सेंचुरी। Next, biodiversity park. Unlike the first two, biodiversity park are not strictly prohibited areas under the WPA Act 1972 in same way. They are often restoration projects managed by local authority or DDA. बायोडाइवर्सिटी पार्क जो होते हैं मेनली रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट होते हैं जो कि लोकल अथॉरिटीज के द्वारा डीडीए के द्वारा मैनेज किए जाते हैं इंडिया में। ऑब्जेक्टिव to recreate a self-sustaining ecosystem on degraded or marginal lands. They serve as ecological lungs for urban areas and hubs for nature education. रेस्ट्रिक्शन लेवल, इसमें रेस्ट्रिक्शन लेवल लो होता है। दे आर डिजाइंड फॉर पब्लिक इंटरफेस, नेचर ट्रेल्स एंड एजुकेशन। स्पेशली ये एजुकेशन पर्पज के लिए इन्हें यूज किया जाता है। दे आर मैन मेड इकोसिस्टम ब्रॉड बैक टू लाइफ, मैन मेड इकोसिस्टम होते हैं। कंपोनेंट्स यूजुअली डिवाइडेड इनटू अ नेचर रिजर्व जोन एंड आउटरीच जोन। नेचर रिजर्व जोन जो होता है वो कोर जोन होता है। आउटरीच जोन जो होता है वो विजिटर्स के लिए होता है। एग्जाम्पल, यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क दिल्ली, अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क। क्वेश्चन नंबर 3, climate action tracker which monitor the emission reduction pledge of different countries is a correct answer is a database created by a coalition of research organization. क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर ये डिफरेंट कंट्रीज के द्वारा एमिशन रिडक्शन के लिए जो प्लेस टेकिंग किए गए हैं उसको ट्रैक करता है। और ये कोalition ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक क्रिएट किया गया डाटाबेस होता है। So let's discuss the detail of this question. The Climate Action Tracker is an independent scientific analysis produced by two research organizations, Climate Analytics and New Climate Institute. क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर एक इंडिपेंडेंट साइंटिफिक एनालिसिस है जो कि टू रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, क्लाइमेट एनालिटिक्स एंड न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट के द्वारा क्रिएट किया गया है। It tracks government climate action and measures it against the globally agreed Paris Agreement aim. गवर्नमेंट्स ने क्या क्या क्लाइमेट एक्शन टेकिंग किए हैं और पेरिस एग्रीमेंट के एम को अचीव करने के लिए ग्लोबली क्या क्या एक्शंस इनिशिएटिव टेकिंग किए गए हैं ये मेजर करता है। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। लेफ्ट में वेटलैंड और लेक गिवन है, राइट में लोकेशन गिवन है। पेयर नंबर 1 होकेरा वेटलैंड, पंजाब। दिस इज रॉन्ग बिकॉज होकेरा वेटलैंड जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश, दिस इज करेक्ट। रुद्र सागर लेक त्रिपुरा, दिस इज राइट। शास्ताम कोट्टा लेक तमिलनाडु में नहीं केरला में है। तो करेक्ट आंसर इज बी, ओनली 2 पेयर्स इसका करेक्ट है। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन गिवन है, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। होकेरा वेटलैंड जम्मू एंड कश्मीर, रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश, रुद्र सागर लेक त्रिपुरा, शास्ताम कोट्टा लेक केरला। फैक्ट्स अबाउट लेक्स इन इंडिया, कुछ लेक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे।
लार्जेस्ट लेक इन इंडिया, इंडिया की लार्जेस्ट लेक वेम्बनाड लेक है, लोकेटेड इन केरला। और इस लेक को डिफरेंट नेम से जाना जाता है, सच एज कोट्टायम में इसको वेम्बनाड लेक, अल्लापुझा में पुन्नामाडा लेक, कोची में कोची लेक के नाम से जाना जाता है। स्टेट विच हैज द मोस्ट लेक इन इंडिया, सबसे ज्यादा लेक तमिलनाडु में है, अबाउट 13,629 लेक तमिलनाडु में है। सिटी ऑफ लेक उदयपुर, राजस्थान। सबसे ज्यादा लेक राजस्थान के उदयपुर में है। उदयपुर में कौन कौन सा लेक है, सच है लेक पिछोला, फातेह सागर लेक, जसमनांद लेक, उदय सागर लेक, ये सब उदयपुर में है। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया, इंडिया में लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक सांबर लेक है, जो राजस्थान में है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक वुलर लेक, जम्मू एंड कश्मीर। लेक फॉर्म्ड बाय मीटियोर्स इन इंडिया, एक लेक ऐसी भी है जो कि मीटियोर्स के द्वारा फॉर्म हुई है, लोनार लेक इन महाराष्ट्र। टॉप 10 लार्जेस्ट लेक इन इंडिया, इंडिया में टॉप 10 लार्जेस्ट लेक कौन कौन सा है, स्टेट वाइज यहाँ पर गिवन है। वेम्बनानाथ लेक केरला, फ्रेश वाटर लेक है। चिल्का लेक ओडिशा में है। ब्रैकिस वाटर लेक है। ब्रैकिस वाटर लेक वो लेक होती है जो फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट दोनों का मिक्सचर होता है। शिवाजी सागर लेक महाराष्ट्र में आर्टिफिशियल लेक है। एंड इंदिरा सागर लेक आर्टिफिशियल लेक है। यहाँ पर आर्टिफिशियल लेक से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स में। पेंगोंग लेक लद्दाख में एंड ब्रैकिस वाटर लेक है। पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश ब्रैकिश वाटर लेक है। सरदार सरोवर ये आर्टिफिशियल लेक है। नागार्जुन सागर लेक आर्टिफिशियल है, तेलंगाना में है। लोकटक लेक फ्रेश वाटर लेक मणिपुर में है। वुलर लेक जम्मू एंड कश्मीर फ्रेश वाटर लेक है। स्टेट वाइज लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट लेक्स इन इंडिया, स्टेट वाइज लिस्ट यहाँ पर गिवन है किस स्टेट में कौन कौन सा इम्पोर्टेंट लेक है। आंध्र प्रदेश में पुलिकट लेक कोलारू लेक है। एंड आसाम में हैफलोंग लेक एंड डीपोर बिल है। बिहार में ओनली वन लेक है, कनवर लेक, जो कि क्वेश्चन इससे रिलेटेड यूपीएससी प्रीलिम्स में आ चुका है। गुजरात में हमीर सागर लेक एंड कानकारिया लेक है। हरियाणा बैडकोल लेक एंड ब्रह्मा सरोवर। हिमाचल प्रदेश चंद्रताल, महाराणा प्रताप सागर। जम्मू एंड कश्मीर डल लेक वुलर लेक जो कि फेमस है। कर्नाटक केरला, इसी तरह से ऑल स्टेट में यहाँ कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लेक है लिस्ट गिवन है। सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया, सॉल्ट वाटर लेक सांबर लेक जो कि लार्जेस्ट लेक है राजस्थान में। लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया, चिल्का लेक ओडिशा में। लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया, पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश में सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। लोनार लेक महाराष्ट्र में फॉर्म्ड बाय मीटियोर्स इम्पैक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स, इनमें से कौन कौन सा प्लांट है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए फेमस है। नंबर 1 अल्फाल्फा, अल्फाल्फा हम देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर, जो फर्स्ट पिक्चर है ये अल्फाल्फा है। नंबर सेकंड अमरंथ, अमरंथ यहाँ पर देख सकते हैं। अल्फाल्फा जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट है। अमरंथ, अमरंथ हम देख सकते हैं सेकंड पिक्चर में, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट नहीं है। नंबर 3 चिकपी, चिकपी हम देख सकते हैं थर्ड नंबर पर, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट है। नंबर 4 क्लूवर, क्लूवर पिक्चर में हम देख सकते हैं, नीचे गिवन है। क्लूवर नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट होता है। पोर्सलेन कुल्फा पिक्चर में दिया हुआ फिफ्थ नंबर पे, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट नहीं होता है। स्पिनर नहीं होता है। सो करेक्ट आंसर इज ए। सभी का पिक्चर गिवन है, कौन कौन सा यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट होता है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। सो लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन। नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट आर जनरली लेग्यूम्स, जनरली ये लेग्यूम टाइम के प्लांट्स होते हैं। अल्फाल्फा, चिकपी एंड क्लूवर बिलोंग टू द Fabaceae family and have symbiotic relationship with rhizobium bacteria to fix nitrogen। नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए ये जितने भी नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट होते हैं ये राइजोबियम के साथ इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। अमरनाथ
पोर्सलेन एंड स्पिनेक आर नॉट नाइट्रोजन फिक्सर्स। यहाँ पर ये जो दिए हुए हैं अमरांथ, पोर्सलेन एंड स्पिनेक, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट नहीं है। व्हाट आर नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट? नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट क्या होते हैं? मोस्ट प्लांट्स कैन नॉट अब्जॉर्ब नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिन्हें नाइट्रोजन की नीड है, बट वो एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली नाइट्रोजन टेकिंग नहीं कर सकते। नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद स्पेसिफिक बैक्टीरिया दैट लिव इन देयर रूट नोड्यूल्स। नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट को नाइट्रोजन भी चाहिए, बट नाइट्रोजन टेकिंग करने के लिए उनके रूट्स में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम, इनके साथ इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। These bacteria convert atmospheric nitrogen into ammonia, which the plant can then use for growth. ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं और अमोनिया के फॉर्म में प्लांट इसको यूज करते हैं। कॉमन नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट। नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट कौन-कौन से होते हैं? द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बिलोंग टू द फैबेसिए फैमिली। पल्स एंड फूड क्रॉप। ऐसा कौन-कौन सा पल्स एंड फूड क्रॉप है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए फेमस है? चिकपी, ग्राम, पिजन पी, अरहर, तूल एंड लेंथिल्स, मसूर, ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम, मूंग, उड़द, पी एंड बीन्स, सोयाबीन, किडनी बीन्स, ये सभी नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट हैं। फोरेज एंड कवर क्रॉप कौन-कौन सा? अल्फाल्फा, क्लोवर, सन हेम्प, ये सब नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट है। ट्रीज एंड श्रब्स कौन-कौन सा है? एक्केसिया, ल्यूसेनिया एंड डेचा, ये सब नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट है। नॉन लेग्यूम्स नाइट्रोजन फिक्सर। कुछ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट भी होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, सच एज एल्डर ट्री, एजोला, कैसूरिना। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म ग्रीन वॉशिंग? फोर ऑप्शंस गिवन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो ग्रीन वॉशिंग को बेस्ट डिस्क्राइब करता है? करेक्ट आंसर इज ए, conveying a false impression that a company's products are eco-friendly and environmentally sound। किसी कंपनी का प्रोडक्ट को जब इको फ्रेंडली एंड एनवायरमेंटली साउंड डिक्लेयर किया जाता है और फॉल्स इम्प्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, दिस इज नोन एज ग्रीन वॉशिंग। तो लेट्स डिस्कस द डिटेल। Greenwashing is a marketing spin used to deceptively persuade the public that an organization's product, aim or policies are environmentally friendly। किसी भी प्रोडक्ट को अगर एनवायरमेंट फ्रेंडली और एनवायरमेंट साउंड कह के अगर उसको प्रमोट किया जाता है, दिस इज नोन एज ग्रीन वॉशिंग। क्वेश्चन नंबर 7, द मियावाकी मेथड इज वेल नोन फॉर। मियावाकी मेथड क्या होता है? करेक्ट आंसर इज सी, क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में जब मिनी फॉरेस्ट क्रिएट करते हैं, दिस इज नोन एज मियावाकी मेथड। व्हाई इट इज नोन एज मियावाकी मेथड? सो लेट्स डिस्कस द डिटेल। Named after Japanese botanist Akira Miyawaki, this method involved planting a dozen of native species in the same area to create dense, multi-layered urban forests that grow much faster than the traditional forest। मियावाकी मेथड जापानीज बॉटनिस्ट अकीरा मियावाकी के नेम पर गिवन किया गया है। इस मेथड के अंदर सिटीज के अंदर डोजन ऑफ नेटिव प्लांट्स स्पीसीज को प्लांट किया जाता है और ये एरिया को डेंस मल्टी लेयर्ड बनाते हैं, स्पेशली अर्बन फॉरेस्ट एरिया को, और ट्रेडिशनल फॉरेस्ट के कंपेयर में ये मच फास्टर ग्रो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बायोरॉक टेक्नोलॉजी टॉक्ड अबाउट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट? बायोरॉक टेक्नोलॉजी क्या होता है? करेक्ट आंसर इज ए, रीस्टोरेशन ऑफ डैमेज कोरल रीफ। कोरल रीफ्स का जो डैमेज हो रहा है उसको रीस्टोर करने के लिए बायोरॉक टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। तो लेट्स डिस्कस द डिटेल। Biorock, also known as secret or mineral accretion technology, involve passing a low voltage electrical current through seawater। बायोरॉक टेक्नोलॉजी को सीक्रेट और मिनरल एक्रेशन टेक्नोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें लो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल करंट सी वाटर के थ्रू पास किया जाता है। दिस कॉजेज मिनरल टू
precipitated onto a steel structure, creating a substrate that corals can attach to and grow on much faster than normal. Question number 9. Consider the following statement. 4 स्टेटमेंट गिवन है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फाइंड करना है. 24-hour mean of PM 2.5 should not exceed 15 U gram per meter cube, and annual mean of PM 2.5 should not exceed 5 ग्राम पर मीटर क्यूब. स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि 24 आवर में PM 2.5 5 ग्राम पर मीटर क्यूबिक से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, एंड एनुअल मीन 5 ग्राम 24 आवर का 15 ग्राम था, एंड एनुअल जो एवरेज होना चाहिए वो 5 ग्राम मीटर क्यूब होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. In a year, the highest level of ozone pollution occurred during the periods of excessive inclement weather. This is wrong because ओजोन पॉल्यूशन का जो हाईएस्ट लेवल होता है वो हॉट समर सीजन में होता है. तो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग. स्टेटमेंट 3. PM10 कैन पेनिट्रेट द लंग्स. दिस इज रॉन्ग बिकॉज PM10 पेनिट्रेट नहीं कर सकता, ओनली PM2.5 पेनिट्रेट कर सकता है. स्टेटमेंट 4. एक्सेसिव ओजोन इन द एयर कैन ट्रिगर अस्थमा. एयर में एक्सेसिव ओजोन अस्थमा को लीड कर सकता है. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. सो करेक्ट आंसर इज बी. 1 एंड 4 इसके ट्रू हैं. So let's discuss the detail. Why statement 1 is correct? These are the updated WHO Global Air Quality Guidelines 2021 की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग PM 2.5 का एवरेज 24 आवर में 15 ग्राम क्यूबिक मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एंड एनुअल मीन 2.5 5 ग्राम क्यूबिक मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. Why statement 2 is incorrect? Ozone pollution usually peak during sunny, hot weather with stagnant air, not inclement, stormy, rainy weather. ओजोन पोल्यूशन सबसे ज़्यादा सनी, हॉट वेदर विद स्टेगनेंट एयर के ड्यूरिंग ज़्यादा होता है. Why statement 3 is incorrect? PM10 is generally trapped in the nose and throat. It is the smaller PM 2.5 that is fine enough to enter the bloodstream. Why statement 4 is correct? Ozone is a non-respiratory irritant that can trigger asthma attack. ओजोन का अगर क्वांटिटी एयर में इंक्रीज हो जाता है देन ये अस्थमा का रीजन बन सकता है. क्वेश्चन नंबर 10. विद रेफरेंस टू गोके समटाइम्स मेंशन्ड इन द न्यूज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट of 1. It is a fungus. This is right. It grow in some Himalayan forest areas. This is also right. It is commercially cultivated in the Himalayan foothills of northeastern India. This is wrong because ये only नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में नहीं होता, जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश हिमालयन रीजन में भी होता है. तो करेक्ट आंसर इज सी. 1 एंड 2 इसका करेक्ट है. वाई स्टेटमेंट 1 एंड 2 करेक्ट. गोके इज अ हाईली प्राइज्ड फंगस फाउंड इन द हाई एल्टीट्यूड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश. वाई स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट. It is notoriously difficult to cultivate commercially. Most goki is wild food rather than farmed in the northeastern foothills. Question number 11. With reference to polyethylene terephthalate, the use of which is so widespread in our daily lives, consider the following statement. Polyethylene and terephthalate से रिलेटेड क्वेश्चन है और यहाँ पर 4 स्टेटमेंट गिवन है. Statement 1. Its fiber can be blended with wool and cotton fiber to reinforce their properties. वुल एंड कॉटन फाइबर के प्रॉपर्टीज को reinforce करने के लिए पॉलीथिलीन एंड टेरिप्थलेट फाइबर को ब्लेंड किया जा सकता है. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. स्टेटमेंट 2. कंटेनर मेड ऑफ इट कैन बी यूज्ड टू स्टोर एनी अल्कोहलिक बेवरेज. दिस इज रॉन्ग बिकॉज अल्कोहलिक बेवरेज को इस तरह के कंटेनर में नहीं रखा जा सकता जो कि पॉलीथिलीन टेरिप्थलेट के द्वारा बने हैं. केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हो सकता है एंड कंटेनर डैमेज हो सकता है. स्टेटमेंट 3. बॉटल्स मेड ऑफ इट कैन बी रिसाइकल्ड इनटू अदर प्रोडक्ट. पॉलीथिलीन टेरिप्थलेट के द्वारा जो भी बॉटल बनाई जाती हैं उन्हें हम अदर प्रोडक्ट में रिसाइकल कर सकते हैं. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. Statement 4. Articles made of it can be easily disposed of by
incineration without causing greenhouse gas emissions. This is wrong because जब इनका इंसिनरेशन किया जाता है, बर्न किया जाता है, ग्रीन हाउस गैस एमिट होती हैं. सो स्टेटमेंट 4 इज इनकरेक्ट. सो करेक्ट आंसर इज ए. 1 एंड 3 इसका करेक्ट है. Why statement 1 is correct? PET is commonly blended with natural fiber like polycotton. Why statement 2 is incorrect? PET is generally not recommended for high concentration alcohol storage over long period due to potential leading. Why statement 3 is correct? PET is one of the most highly recyclable plastic. ये highly recyclable plastic होता है. Why statement 4 is incorrect? Incinerating any plastic, including PET, release CO2, a significant greenhouse gas. Question number 12. Which one of the following best describe the polar code? पोलर कोड से रिलेटेड एक क्वेश्चन है. 4 ऑप्शंस गिवन है. कौन सा ऑप्शन पोलर कोड को बेस्ट डिस्क्राइब करता है? करेक्ट आंसर इज ए. इट इज द इंटरनेशनल कोड ऑफ सेफ्टी फॉर शिप्स ऑपरेटिंग इन पोलर वाटर. पोलर वाटर में जो शिप्स ऑपरेट किए जाते हैं उनकी सेफ्टी के लिए पोलर कोड एक इंटरनेशनल कोड है. Adopted by International Maritime Organization, the Polar Code covers the full range of design, construction, equipment, operation, training, and environmental protection matters relevant to ship operating in the water surrounding the two poles. Question number 13. Consider the following statement. 4 statement given है. 5 statement given है. फाइंड करना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. Statement 1. The Climate Group is an international non-profit organization that drives climate action by building large network and runs them. क्लाइमेट ग्रुप एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्लाइमेट एक्शंस को ड्राइव करता है. दिस इज ट्रू. स्टेटमेंट 2. द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इन पार्टनरशिप विद द क्लाइमेट ग्रुप लॉन्च अ ग्लोबल इनिशिएटिव ईपी 100. दिस इज रॉन्ग बिकॉज ईपी 100 इनिशिएटिव क्लाइमेट ग्रुप के द्वारा अलायंस टू सेव एनर्जी अनदर ग्रुप के साथ कोऑपरेट करके इसको बनाया गया है. स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. स्टेटमेंट 3. ईपी 100 brings together leading companies committed to driving innovation in energy efficiency. जो कंपनी एनर्जी एफिशिएंसी में इनोवेशन को ड्राइव कर रही हैं उन कंपनीज को टुगेदर ब्रिंग करने के लिए ईपी 100 एक इनिशिएटिव है. दिस इज राइट. स्टेटमेंट 4. सम इंडियन कंपनीज आर मेंबर ऑफ ईपी 100. दिस इज राइट बिकॉज कुछ कंपनी है इंडिया की जो ईपी 100 का पार्ट है. स्टेटमेंट 5. IEA is the secretary to the under 2 coalition. This is wrong. So let's discuss the detail of this question. Why statement 1 is correct? The climate group is indeed a prominent UK based non-profit organization. Climate group UK based non-profit organization. This is true. Why statement 2 is incorrect? EP 100 was launched by the climate group in partnership with the Alliance to Save Energy. EP 100 क्लाइमेट ग्रुप के द्वारा अलायंस टू सेव एनर्जी के पार्टनरशिप के साथ लॉन्च किया गया था. वाई स्टेटमेंट 3 एंड 4 आर करेक्ट. ईपी 100 फोकसेस ऑन एनर्जी प्रोडक्टिविटी. ईपी 100 का जो मेन फोकस होता है वो एनर्जी प्रोडक्टिविटी है. सेवरल इंडियन फर्म्स लाइक महिंद्रा एंड डालमिया सीमेंट आर मेंबर्स. इंडिया के कुछ कंपनी भी इसके मेंबर्स हैं. वाई स्टेटमेंट 5 इज इनकरेक्ट. द क्लाइमेट ग्रुप serves as the secretary for the under 2 coalition. Question number 14. System of a rice intensification of cultivation in which alternate wetting and drying of rice field is practiced result in reduced seed requirement, reduced methane production, reduced electricity consumption. सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन जो कि कल्टीवेशन में यूज किया जा रहा है ये इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं. करेक्ट आंसर इज डी. सभी इसके बेनिफिट्स हैं. SRI is a sustainable methodology for increasing the productivity of irrigated rice. Irrigated rice का productivity को increase करने के लिए एक method होता है. Number 1. It uses younger seedling and a wider spacing, drastically reducing seed needs. Number 2. Because fields are not kept continuously flooded, anaerobic conditions are minimized, leading to lower methane emissions. Number 3. Large water usage translates directly to loss pumping and lower electricity consumption.
Question number 15. Consider the following statement. Carbon monoxide, nitrogen oxide, ozone, sulfur dioxide. Excess of which of the above in environment are the causes of acid rain? ऊपर जो गिवन है इनमें से किसके एक्सेस की वजह से एसिड रेन लीड हो सकता है? करेक्ट आंसर इज बी 2 एंड 4. इट मीन नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड का अगर एनवायरनमेंट में एक्सेस हो जाए तो एसिड रेन का कॉज बनता है. सो लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन. Acid rain is primarily caused by chemical reactions that begin when compounds like sulfur dioxide and nitrogen oxide are released into the air. These substances can rise very high into the atmosphere, where they mix and react with water, oxygen, and other chemicals to form more acidic pollutants. About acid rain से रिलेटेड कुछ important points यहाँ पर डिस्कस करेंगे. What is chemical process? Acid rain occur when sulfur dioxide and nitrogen oxides are emitted into the atmosphere and react with water, oxygen, and other chemicals to form sulfuric and nitric acid. केमिकल फॉर्मूला यहाँ पर गिवन है. सल्फ्यूरिक एसिड कैसे फॉर्म होता है, नाइट्रिक एसिड कैसे फॉर्म होता है. सोर्सेस ऑफ एमिशन सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड एनवायरनमेंट में किस तरह से रिलीज किए जा रहे हैं. कुछ नेचुरल सोर्सेस हैं, कुछ एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस हैं. नेचुरल सोर्सेस सच एज वॉल्केनिक इरप्शन एंड डिकेइंग वेजिटेशन. एंथ्रोपोजेनिक सोर्स में बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, वेहिकुलर इमिशंस, इंडस्ट्रियल रिफाइनरीज आ जाती हैं. सल्फर डाइऑक्साइड का बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर जो है वो कोल फायर्ड पावर प्लांट है. वर्ल्ड में जितने भी कोल फायर्ड पावर प्लांट हैं सबसे ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड के इमिशन का सोर्स यही है. सबसे ज्यादा नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो सोर्स है वो इंजन्स के अंडर होने वाला इंटरनल कंबशन है. जितनी भी गाड़ियां वगैरह चल रही हैं इंजन्स के अंदर कंबशन हो रहा है और नाइट्रोजन ऑक्साइड सबसे ज्यादा इन्हीं के थ्रू रिलीज हो रहा है. इंडस्ट्रियल रिफाइनरीज भी इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है. द केस ऑफ ताजमहल. Yellowing of Taj Mahal due to Mathura refinery, the acid rain react with calcium carbonate of the marble. बिकॉज ताजमहल का जो वाइटनेस है वो येलोइंग में कन्वर्ट हो रहा है. इसका बिगेस्ट रीजन मथुरा रिफाइनरी रहा है, क्लोज कर दिया गया है. अब मार्बल का जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है एसिड रेन उसके साथ रिएक्ट करता है. रिएक्शन नीचे गिवन है. दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ पाउडरी सब्सटेंस दैट इज इजीली वॉश्ड अवे लीडिंग टू फिडिंग एंड डिस्कलरेशन. रिएक्शन के बाद जो वाइटनेस है मार्बल का वो उस येलोइश हो जाता है एंड डिसकलरेशन वहाँ पर शो होता है. मिटिगेशन मेजर्स क्या क्या टेकिंग किए जा सकते हैं. फ्लू का डिसल्फ्यूराइजेशन हो सकता है. कैटालिटिक कन्वर्टर हम यूज कर सकते हैं व्हीकल्स में. लाइमिंग, एडिंग लाइमस्टोन टू एसिडिक लेक्स टू न्यूट्रलाइज द पीएच. पीएच को न्यूट्रलाइज करने के लिए बिकॉज लेक्स का पीएच लेवल अब बढ़ रहा है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बिकॉज लेक्स का एसिडिक कंटेंट बढ़ रहा है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम थोड़ा इसमें लाइमस्टोन ऐड कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 16. अमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स which one is the most important anthropogenic source of both methane and nitrogen oxide? करेक्ट आंसर इज राइस. क्वेश्चन ये था कि कौन सा क्रॉप है जो कि मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड के एमिशन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. So let's discuss the detail of this question. Rice cultivation in a flooded field create anaerobic conditions where pathogenic bacteria produce methane. फ्लडेड फील्ड में जो राइस कल्टीवेशन किया जाता है ये अनएरोबिक कंडीशन क्रिएट करता है और यहाँ पर मैथोजेनिक बैक्टीरिया मीथेन प्रोड्यूस करते हैं. Simultaneously, the use of nitrogen-based fertilizers in these waterlogged soils lead to emission of nitrous oxide through denitrification and nitrification process. So thanks for watching this video.